नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैथ की रिवीजन क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के 30 क्वेश्चंस के माध्यम से हम ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेमी लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। 10 सेमी व्यास वाला एक वृत्त है। अगर वृत्त का व्यास 10 सेमी है, वृत्त का व्यास 10 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 5 सेमी। वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी होगी और उस वृत्त में 8 सेमी लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 8 सेमी लंबी दो समांतर जीवाएं हैं। अगर दो समांतर जीवाओं की लंबाई 8 सेमी है और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ वृत्त का केंद्र बनेगा। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और दोनों की लंबाई अगर 8 है तो ये दोनों लेंथ बराबर होगी, यानी ये मान 4 होगा और ये भी 4 होगा। यहाँ पर अगर ये समान लंबाई की जीवाएं हैं तो यहाँ से ये दूरी भी सेम होगी और केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये मान भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अगर समान लंबाई की जीवाएं हैं तो केंद्र से दूरी भी समान होती है। अगर ये मान 4 है और वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी ये 5 होगी। केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी ये भी 5 होगी। अब आप इस त्रिभुज में देखो, अगर ये भुजा 4 है, ये 5 है, तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट से ये भुजा हो जाएगी 3। और अगर आपके पास में ये भुजा 5 है, ये 4 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट से ये भुजा हो जाएगी 3। आपसे पूछा है इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हो जाएगी 3 प्लस में 3 बराबर में 6 सेमी। तो 6 सेमी इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेमी है तो उसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये होती है माध्यिका। माध्यिका सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाती है। ये ए है, बी है और सी है। एडी एक माध्यिका है। इस माध्यिका में यहाँ पर ये केंद्रक होता है। केंद्रक को मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर होगी। और हम जानते हैं केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपके पास में स्मॉल आर का मान दे रखा है, सॉरी कैपिटल आर का मान दे रखा है, परित्रिज्या का मान दे रखा है 10 सेमी और आपसे पूछा है अंतः त्रिज्या की माप। तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 5 सेमी। 5 सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है जिसको केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई परित्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अंतः त्रिज्या होती है। तो 5 सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कथन वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। क्वेश्चन है सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कथन है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। आपको सर्वांग समता के बारे में बताना है कि सर्वांग समता के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं और वहां पे नियम लगता है एस 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 नियम। भुजा 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 नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अगला कथन है एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की
दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो। अगर दोनों त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर होते हैं तो भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। और अगर दो भुजा बराबर है तो नियम लग जाता है एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यहाँ एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, बिल्कुल सही है, तो भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। अगर दो कोण और एक भुजा दोनों त्रिभुज की बराबर है तो भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और यहाँ जो नियम लगेगा, अगर दो कोण है तो ए नियम, यानी कोण भुजा कोण नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। नहीं, ये गलत बात है, ध्यान रखना। एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं ए नियम। और ये जो ए नियम होता है, इससे हम समरूपता तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ए नियम से सर्वांग समता सिद्ध नहीं की जा सकती। सर्वांग समता सिद्ध नहीं की जा सकती, ये याद रखना है, सिद्ध नहीं की जा सकती। तो ये लाइन गलत हो जाती है, तो चौथा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज एबीसी में उसकी माध्यिकाएं CD तथा BE परस्पर बिंदु O पर काटती है, तो त्रिभुज ODE तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझना है। यदि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज दे रखा है ABC, A, B और C, उसकी माध्यिकाएं एक तो है CD और एक है BE। तो माध्यिका CD माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, तो ये हो गई माध्यिका CD। BE B से E तक, ये भी सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाएगी, मध्य बिंदु को मिलाएगी, और ये इसका नाम है BE। O बिंदु पर काटती है, तो ये जहां प्रतिच्छेद करती है वहां पर पॉइंट हो गया O। क्वेश्चन कह रहा है ODE, तो आपको इसको इससे मिलाना पड़ेगा, तभी ये त्रिभुज बनेगा ODE। तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस कंप्लीट क्षेत्रफल होगा ABC। यानी आपके पास में एक तो त्रिभुज दे रखा है ODE और उसका अनुपात पूछा है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ में पूछा है। अब इसको ध्यान से समझना, आपके पास में ये है O, तो अगर ये O पॉइंट पे काट रहा है, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु बन रहा है, तो ये केंद्रक होगा, ये केंद्रक होगा। हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर आपके पास में कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का केंद्रक यदि O है या G है, और केंद्रक को यदि शीर्षों से मिला दिया जाए, त्रिभुज के केंद्रक को यदि शीर्षों से मिला दिया जाए, तो ये त्रिभुज का जो केंद्रक है, ये त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप होंगे, तो बिल्कुल समरूप होंगे। कैसे होंगे कि आपके पास में ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा तीसरी भुजा की आधी होती है। एक तो नियम यह है कि अगर यहाँ पे इसका मान अगर 2 है तो इसका मान हो जाएगा 1। दूसरा नियम यह है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने आमने सामने के त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अगर ये समरूप होंगे तो अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखूं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ODE अगर समरूप होगा त्रिभुज OCB, तो इनके क्षेत्रफल का कंसेप्ट होता है त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा
त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल होता है ये भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी भुजा ले लेता हूँ डी और इसकी भुजा ले लेते हैं सी बी या बी सी, तो आपके पास में डी जो भुजा होगी वो होगी 1 में यहाँ से जो भुजा लेंगे बी सी उसका मान होगा 2, इसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ त्रिभुज ओ डी ई, त्रिभुज ओ डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये अनुपात बनेगा 1:4। यदि इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इस कंप्लीट का क्षेत्रफल हो जाएगा 4। अब आपके पास पूछा है ओ डी ई का अनुपात होगा ए बी सी से। देखो हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक अगर इसको शीर्षों से मिला दिया जाए तो ये इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब इसका मान आपके पास में यहाँ से कितना दे रखा है 4, अगर इसका मान 4 है तो इस कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल जिससे मैं डिनोट करता हूँ ए बी सी से, इसका क्षेत्रफल कंप्लीट का 3 है, तो 3 का मान हो जाएगा, 3 को जब 4 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 12। यानी आपके पास अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 1 दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा 4, यानी इसका अनुपात बन जाएगा 1:12। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:12। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:12। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए बी एक वृत्त की जीवा है और पी ए टी वृत्त ए पर स्पर्श रेखा है। यदि बी ए टी बराबर 75 डिग्री है, बी ए सी बराबर 45 डिग्री है एवं सी वृत्त पर एक बिंदु है, तो एंगल ए बी सी का मान बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार कैसे होगा, ए बी एक वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है ए बी, ए और बी, पी ए टी ए पर एक स्पर्श रेखा है, पी ए टी ये बना दिया पी ए टी, इस ए पर स्पर्श रेखा है, ए पर स्पर्श रेखा है। फिर कह रहा है यदि बी ए टी बराबर बी ए टी, ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, 75 डिग्री का एंगल दे रखा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है बी ए सी 45 है, बी ए सी और सी वृत्त पर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये एंगल बता रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल होगा। अब आप इसको इससे मिला दो। इसका एक कंसेप्ट सीखो कि अगर आपके पास में वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, वृत्त पर यदि कोई स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा से यदि वृत्त में कोई जीवा खींची जाए, जो कि ए बी एक जीवा है, तो याद रखना स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। दोबारा सुनना ध्यान से अच्छे से। आपके पास में ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि कोई जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 75 डिग्री होगा। उसके बाद आपसे पूछा है ए बी सी और ये पॉइंट है सी, इस एंगल का मान आपसे पूछा है। अगर मैं इसको थीटा नाम दे देता हूं तो त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों का सम देखो 7 4 11, ये 120 हो जाएगा। तो थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं 120 प्लस में थीटा बराबर होगा 180, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, दो त्रिभुज है जिसमें आपके पास में एक तो ये कोण है और ये कोण, यानी दो तो आपको कोण दिए हुए हैं ए और ए।
एक आपको दी हुई है भुजा एस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए। कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखो कोण भुजा कोण नियम, भुजा 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 नियम नहीं, गलत है। समकोण कर्ण भुजा नियम नहीं दे रखा, समकोण भुजा कोण भुजा नियम, क्या दो भुजाएं हैं? नहीं है, तो ये भी गलत है। कोण भुजा कोण नियम, हाँ यही है कोण भुजा कोण नियम, दो तो आपके पास कोण है और एक भुजा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है, पी क्यू अक्स वाई क्रमशः ए बी बी सी ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। आपको बताना है पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज बना लो ए बी सी, ए है बी और यह है सी। भुजा एसी पर कोई बिंदु डी है, एसी पर कोई पॉइंट है डी, यहां पर मैंने लिख दिया डी। एसी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे है पी क्यू अक्स वाई क्रमशः ए बी, यानी पी तो ए बी, क्यू बी सी, अक्स है वो ए डी और वाई है वो डी सी के मध्य बिंदु है। पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो पी को बना दो ए बी का मध्य बिंदु, यह है पी। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी का मध्य बिंदु बना दो यहाँ पे क्यू। फिर कह रहा है अक्स एडी का मध्य बिंदु है, तो एडी का मध्य बिंदु हो जाएगा अक्स, और y है वो डीसी का मध्य बिंदु है, तो डीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा y। क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात, तो p को अक्स से मिला दो और q को y से मिला दो। अब आपके पास में अगर आप b को d से मिला देते हैं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं अलग अलग, ए बी डी, और त्रिभुज बन जाएगा सी बी डी, ये दोनों त्रिभुज बन जाते हैं। अब इसको अच्छे से समझना एक बार, अगर आपके पास में इस त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में पी अक्स इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो पी एक्स को मैं लिख सकता हूं बी डी बटा दो, तो यहां से पी एक्स बराबर आ जाएगा बी डी बटा दो। अब आप नीचे वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज सी सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, इसमें भी तो Q और Y इस त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो यहाँ पर BD की आधी हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा QY बराबर में BD बटा दो, BD बटा दो। आपसे पूछा है PX अनुपात QY, तो PX को क्या लिख सकते हैं BD बटा दो, QY को क्या लिख सकते हैं QY होगा BD बटा दो, तो यहाँ भी लिख सकते हैं BD बटा दो। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अनुपात आ जाएगा 1:1, तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 23, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है? नहीं, समकोणीय शीर्ष पर होता है, उसके कर्ण पर होता है, त्रिभुज के भीतर होता है। तो याद रखना समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाले शीर्ष पर होता है। दो तीन बातें आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की, न्यून कोण त्रिभुज, एक हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, और एक हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यहां से कथन वाले कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको एक बार देख लेना है। न्यून कोण त्रिभुज में अगर हम लंब केंद्र की बात करें तो लंब केंद्र याद रखना त्रिभुज के अंदर होगा, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, और लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष पर होता है, समकोणीय शीर्ष पर। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होगा,
त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के पीछे, अधिक कोण के पीछे। जब डिटेल से पढ़ते हैं तो इन सबको हम बना के चेक करते हैं किस तरह से ये लंबकेंद्र और परिकेंद्र बनते हैं। अभी फिलहाल आप डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर हम बात करें परिकेंद्र की, तो परिकेंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है, और यहां पर समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। और अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है तथा अधिक कोण के सामने बनता है, अधिक कोण के सामने, अधिक कोण के सामने। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे पूछा है समकोण त्रिभुज का लंबकेंद्र, तो समकोण त्रिभुज में लंबकेंद्र होता है समकोणीय शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में यदि ए बी सी बराबर 65 डिग्री है, एंगल दे रखा है ए बी सी, ये 65 डिग्री है, ए सी बी 35 डिग्री है, ए सी बी का मान है 35 डिग्री। आपको बताना है बी डी सी का मान, बी डी और सी का मान बताना है। देखो आपके पास में अगर ये 65 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी सेम है, इन दोनों का योग हो जाएगा 100। तो यहाँ पे ये जो एंगल बचेगा ये बचेगा 80 डिग्री का, ये एंगल होगा 80 डिग्री। एंगल ए जो बनेगा ये बन जाएगा 80 डिग्री। और हम जानते हैं कोई भी जो त्रिभुज होता है उसमें जो जीवा होती है, इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस जीवा BC के द्वारा अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल D भी 80 डिग्री का होगा, और 80 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 डिग्री 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र O है, यदि BAC बराबर 85 डिग्री है, BCA बराबर 75 डिग्री है, तो आपको बताना है OAC का मान बताना है। देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC है तो यहां हम लिख देंगे त्रिभुज ABC, A B और C। BAC, एंगल BAC का मान है 85, इस कंप्लीट एंगल का मान है 85 डिग्री। यह है ABC, यहाँ पे ये 85 डिग्री है। इस पूरे कोण का मान दे रखा है, इसको मैं इधर लिख देता हूं 85 डिग्री। उसके बाद दे रखा है BAC, यानी कि BCA, ये जो एंगल दे रखा है इसका मान दे रखा है 75 डिग्री। इस कंप्लीट एंगल का मान है 75 डिग्री। आपसे पूछा है OAC, और O परिकेंद्र है। अगर O परिकेंद्र है तो यहां से O को A से मिलाओ, O को C से मिलाओ, और OAC इसका मान पूछा है, तो क्यों ना इसको एंगल थीटा मान लिया जाए। ये मान लिया एंगल थीटा। अब आपको अगर इसका मान निकालना है तो त्रिभुज AOC को देखना पड़ेगा। इसमें आपके पास में ये मान नहीं पता और इन दोनों का मान भी नहीं पता। अगर ये परिकेंद्र बन रहा है तो आप परिकेंद्र का कंसेप्ट यूज करो। कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं AOC का मान क्या होगा, तो AOC का मान इस कोण का 2 गुना होता है, लेकिन हमारे पास तो ये कोण भी नहीं है। ये हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी त्रिभुज के 2 कोण हमें पता है तो तीसरा कोण हम 180 में से ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल B बराबर में इन दोनों का योग हो जाएगा 160 डिग्री। तो एंगल B बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 160, तो ये बन जाएगा 20 डिग्री। अब आपके पास एंगल B का मान आ जाएगा 20 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद देखो, अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी कैपिटल R होगी, परित्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी परित्रिज्या कैपिटल R होगी, और ये दोनों आपस में सेम होगी। अगर ये सेम होगी, और हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने कोण भी समान होते हैं, तो अगर इसके सामने एंगल थीटा है
तो इसके सामने ये एंगल भी थीटा होगा। अब आप देखो त्रिभुज ए ओ सेम है, ए ओ सेम है, दो एंगल थीटा और थीटा है तो लिख देंगे 2 थीटा प्लस में ये है 40 डिग्री और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 थीटा बराबर में 40 को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 140 डिग्री और यहाँ से बनेगा एंगल थीटा बराबर में 70 डिग्री। एंगल थीटा ही क्या है, ओ ए सी, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ए सी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 4 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से भी गुजरता है, तदा अनुसार उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त है, ये 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त है जो एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं कि वृत्त के केंद्र से भी गुजरते हैं, एक दूसरे के वृत्त के केंद्र से भी गुजरते हैं। तो यहां से ये बना दिया, देखो ये पहले वाले वृत्त का केंद्र है जिससे दूसरे वाला वृत्त गुजरेगा, ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है जिससे पहले वाला वृत्त गुजरता है, तदा अनुसार उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। यहां से यहां तक की लंबाई बतानी है और इसको हम नाम दे देंगे ए बी, ये हो गई उभयनिष्ठ जीवा। अगर इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो पहले वाले वृत्त के केंद्र से पहले वाले वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, यानी दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से दूसरे वाले वृत्त के परिधि तक की दूरी भी त्रिज्या होगी और दोनों का मान आपको 4 सेमी दे रखा है तो ये मान हो जाएगा 4 सेमी। अगर ये उभयनिष्ठ जीवा है, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो ये यहाँ 90 पे काटेगी, परपेंडिकुलर बनेगा। और उसके बाद देखो अगर ये 4 है तो पहले वाले वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी भी त्रिज्या होगी, यानी ये मान भी 4 होगा। दूसरे के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी और ये मान भी 4 होगा। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ओ नाम दे दूं, इसको ओ डैश नाम दे दिया, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ए ओ और ओ डैश ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बना लेते हैं, परपेंडिकुलर है तो ये ऊंचाई होगी। और अगर मैं इसको नाम दे देता हूं एपी, तो अगर मैं इसको ऊंचाई लिख दूं या फिर मैं कहूंगा एपी, इसका जो मान होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए, जहां ए समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो आपके पास जो एपी का मान होगा वो बनेगा √3/2 गुणा ए का मान है 4, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो एपी का मान आ जाएगा एपी बराबर में 2√3। एपी अगर 2√3 है तो आपको इस कंप्लीट का मान चाहिए ए बी का, तो ए बी इसका 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुणा 2√3 और इसका अगर आप डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 4√3 सेमी। ये इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 27। दिए गए चित्र में ओपी पैरेलल है आरएस, ओपी और आरएस दोनों समांतर है, ओपी क्यू बराबर में 100 डिग्री है, क्यू आर एस बराबर में 140 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, पी क्यू आर बराबर पूछा है, पी क्यू आर बराबर आपसे पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से ये कैंसिल हो गया क्या सर, ठीक है। यहां से आप देखेंगे ओपी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे चली जाएगी, यहाँ पर ये भी पैरेलल होगी, आर एस पैरेलल होगी ओपी के। तो यहां से अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो एक सरल रेखा पर बने कोण 180 होते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। और दो समांतर रेखाओं को